Good morning, student. This is RK sir from Smartpoint Commerce Classes. So, as we discuss about the last lecture, जैसे कि हम लोग ने लास्ट लेक्चर में डिस्कस किया था कि आज के लेक्चर में हम लोग ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स 12th स्टैंडर्ड का कॉमर्स का ओसी का फर्स्ट चैप्टर लर्न करेंगे। जैसे कि मैं थोड़ा सा बात बता देता हूँ, ओसी के ये जो 12th स्टैंडर्ड का जो सिलेबस है उसमें हल्के हल्के कुछ चेंजेस हुए, सो बट नॉट टू वरी, ज्यादा कुछ बड़े चेंजेस नहीं हुए। कुछ लास्ट ईयर के टॉपिक थोड़े से ऊपर की साइड डाले हुए जो फर्स्ट और सेकंड में डाले, जैसे कि लास्ट ईयर में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट पार्ट 2 में था, बट ये साल में वो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एंड फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट थोड़ा ऊपर आ गया है। और आई थिंक मुझे लगता है कि ये टॉपिक है ना एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज आपको ये बोर्ड के अराउंड 28 टू 27 मार्क्स कवर करेंगे ये दोनों भी टॉपिक। सो आई थिंक दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये जो दोनों भी चैप्टर जो है प्रिंसिपल एंड फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू। सो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, डायरेक्टली आई जंप इनटू द क्वेश्चन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर स्टार्ट द लेक्चर मैं चैप्टर का इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। सो फर्स्ट चैप्टर जो है टेक्स्ट बुक के अंदर इसका नाम है प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। सो पहले मैं आपको बताऊंगा कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट क्या होता है, देन विल डिस्कस अबाउट द फर्दर। तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट मींस, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है इट मींस दैट इट्स प्रोवाइड द गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर, to it helps to the manager to work the organization smooth and successful, to conduct the organization smooth and सक्सेसफुल। इसका मतलब मैंने क्या बोला, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट इज प्रोवाइडिंग गाइडेंस एंड इंफॉर्मेशन टू द मैनेजर व्हिच इज हेल्प्स टू द मैनेजर टू कंडक्ट द ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ एंड सक्सेसफुल। ये जो मैंने इंग्लिश में बताया उसका मतलब समझाऊंगा। ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट बेटा एक थ्योरी है, ये थ्योरी मैनेजर्स और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन फॉलो दिस थ्योरी, जैसे कि मेरी भी ऑर्गेनाइजेशन है, मेरा भी इंस्टीट्यूट है, इफ सपोज आई फॉलो दिस प्रिंसिपल इनटू माय ऑर्गेनाइजेशन, सो गाइस क्या होगा मालूम है क्या, भाई ऑर्गेनाइजेशन विल बी बिकम मोर सक्सेसफुल, राइट। सो पॉइंट बहुत सिंपल था, ये एक गाइडेंस है, ये इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है किसको, मैनेजर को। उससे क्या होता है, उससे बेटा मैनेजर को हेल्प मिलता है किस चीज का, ऑर्गेनाइजेशन को कंडक्ट करने के लिए, बिजनेस को रन करने के लिए हेल्प होता है। और इससे क्या होगा, इससे बिजनेस सक्सेसफुल और ऑर्गेनाइजेशन टॉप पे चली जाएगी। तो ये पूरा फंडामेंटल थॉट्स है, थ्योरी है। तो अपन पहला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। तो ये जो थ्योरी के अंदर जो हेनरी फेवल है, तो हेनरी फेवल ने कुछ इसके प्रिंसिपल्स बताए थे। अगर जैसे कि शॉर्ट में और सिंपल लैंग्वेज में समझाऊंगा, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट की कुछ थ्योरी थी जो हेनरी फेवल ने बताई थी। उसके कुछ 14 प्रिंसिपल है, मतलब 14 प्रिंसिपल का मतलब उसने कुछ 14 पॉइंट्स बताए हैं कि अगर whether it is small organization or whether it is a large organization, छोटी होने दो, बड़ी होने दो, कैसी भी होने दो, अगर ये 14 प्रिंसिपल अगर आप ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, अगर ये 14 प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर रहे हो, तो बेटा क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल बन जाएगी। ऐसे किसने बोला, हेनरी फेवल ने। तो आज के लेक्चर में मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं, जो 14 प्रिंसिपल हेनरी फेवल ने जो एक्सप्लेन किए थे, वन बाय वन मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो के अंदर। तो बच्चा लोग अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा तो पूरा एंड तक देख लेना, बिकॉज मैं 14 के 14 पॉइंट्स इसके अंदर कवर करने वाला हूं। तो 14 प्रिंसिपल में से जो फर्स्ट पॉइंट है, विल गो फॉर द फर्स्ट पॉइंट। उसमें से फर्स्ट पॉइंट है शायद डिवीजन ऑफ वर्क, राइट। So first point will start with the division of work, principle of division of work. So principle of division of work का मतलब क्या होता है, what Henry Fayol is saying that, तो Henry Fayol बोल रहे हैं कि भाई प्रिंसिपल और कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में आपको क्या करना चाहिए, डिवीजन ऑफ वर्क का प्रिंसिपल अप्लाई करना चाहिए। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिवीजन ऑफ वर्क क्या होता है बता देता हूं भाई। प्रिंसिपल ऑफ डिवीजन ऑफ वर्क का होता है मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर नंबर ऑफ एम्प्लॉइज काम करते हैं, भाई मेरे भी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे स्टाफ काम करते हैं, लेकिन मुझे क्या करना चाहिए, आई हैव टू डिवाइड द वर्क इन अमंग्स द एम्प्लॉय। करेक्ट सुना, सीधी सी बात है ना बेटा। अगर मैं मैनेजर हूं तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरा जो काम है, मेरे पास 5 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो मुझे क्या करना चाहिए, उस 5 एम्प्लॉय में काम डिवाइड करके देना चाहिए। तो मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, किसी एक एम्प्लॉय के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर डाल के किसी 4 एम्प्लॉय को लग्जरी दूं, नहीं चलेगा ना। सो इट मींस एज अ मैनेजर मुझे क्या करना चाहिए, मेरे पास जितने भी एम्प्लॉइज है उनमें काम मुझे डिवाइड करके देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि हाउ टू डिवाइड द वर्क इन अमंग्स द स्टाफ। तो उन्होंने ये भी बताया है, यू शुड हैव टू डिवाइड द वर्क अमंग्स द स्टाफ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, according to their knowledge, according to their talent, बराबर, and according to their intelligence। तो उनके क्वालिटी के हिसाब से उनमें काम डिवाइड करके देना चाहिए। तो ये किसने कहा था, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेवल ने फर्स्ट पॉइंट में एक्सप्लेन किया था। तो वर्क शुड बी डिवाइड इनटू द अमंग द स्टाफ अकॉर्डिंग टू देयर स्किल, अकॉर्डिंग टू देयर नॉलेज, अकॉर्डिंग टू देयर टैलेंट। प्लस
अलग अलग डिपार्टमेंट भी होते हैं, तो डिपार्टमेंट के हिसाब से, जैसे कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट होता है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है, सेल्स डिपार्टमेंट होता है, देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स आर देयर. So work should be divided according to the department, work should be divided according to the employee skill and knowledge, etc etc. Thank you very much. ये पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट हो गया अपना. सेकंड पॉइंट उसने बताया था हेनरी फेवल ने, प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी. भाई लोग ये बहुत सारा वीडियो देखोगे ना, उसके अंदर बहुत जंबल करके रखा है. बहुत सिंपल सिंपल तरीके से एक्सप्लेन करूंगा भाई, सब समझ में आएगा तभी तो लिख पाओगे. तो प्रिंसिपल ऑफ अथॉरिटी एंड रिस्पांसिबिलिटी का मतलब क्या होता है? सो एवरीवन नोज दैट अथॉरिटी इट मींस पावर एंड रिस्पांसिबिलिटी मतलब जवाबदारी. So what organization is saying, principle of management के अंदर हेनरी फेवल what is saying, he is saying that you should have to allot, you should have to give responsibility and authority to the managers. करेक्ट है? अपने मैनेजर्स को आपको क्या देना चाहिए? अथॉरिटी देना चाहिए और रिस्पांसिबिलिटी देना है. इट मींस दैट ही सेड दैट कि मैनेजर्स को पावर देना है और रिस्पांसिबिलिटी देना है. नाउ आई विल एक्सप्लेन फॉर फर्दर. सो व्हाट इज एडेड इनटू दिस, उसने क्या बोला, बट बिफोर गिविंग द अथॉरिटी एंड बिफोर गिविंग द रिस्पांसिबिलिटी, दोनों के बीच में क्या होना चाहिए? इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द ईच अदर. मतलब दोनों के बीच में जब आप किसी मैनेजर को अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी दे रहे हो, तो अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी में क्या होना चाहिए? प्रॉपर बैलेंस होना चाहिए. इट मींस दैट प्रॉपर बैलेंस का मतलब क्या होता है? मतलब दोनों इक्वल और बराबर देने चाहिए. जैसे कि एग्जांपल, यू शुड नॉट हैव टू गिव टू मच पावर टू योर मैनेजर. व्हाई सर, क्यों सर, क्या प्रॉब्लम क्या है? सो इसका मतलब ये होता है, अगर इफ यू गिव द टू मच पावर टू योर मैनेजर, तो व्हाट विल बी हैपन? इससे क्या होगा बेटा? मैनेजर कैन बी मिसयूटिलाइज दैट अथॉरिटी. कभी कभार उस पावर का गलत इस्तेमाल भी कर सकता है. यस एग्जैक्टली. इसीलिए यू शुड नॉट हैव टू गिव टू मच पावर टू योर मैनेजर. अदर हैंड में क्या बोला था? यू शुड नॉट हैव टू गिव टू मच रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑल्सो. बेटा मैनेजर को बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी मत दो. क्यों सर मत दो? बिकॉज ही शुड बी फील द ओवरबर्डन अबाउट द एंड टुवर्ड टू द वर्क. तो उसको ज्यादा बर्डन मत दो काम का. सो दोनों कैसे होना चाहिए? इट शुड बी हैविंग अ प्रॉपर बैलेंस बिटवीन द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी. पावर ज्यादा देने से मैनेजर उसका मिसयूज कर सकता है, और रिस्पॉन्सिबिलिटी मैनेजर को देने से ज्यादा उसको ओवरबर्डन फील हो सकता है. सो दोनों के बीच में व्हाट ही सेड दैट इट शुड बी हैविंग, यू शुड हैव टू गिव द रिस्पॉन्सिबिलिटी, यू शुड हैव टू गिव द पावर टू द मैनेजर. बट पॉइंट क्या बोलता है? दोनों का बैलेंस बराबर होना चाहिए. ना ज्यादा पावर दो, ना ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी दो. दो पॉइंट नंबर 2 खत्म हो गया भाई. थर्ड पॉइंट बहुत सिंपल है बेटा, ज्यादा डिस्कस नहीं करूंगा, एक्सप्लेन नहीं करूंगा लंबा. प्रिंसिपल ऑफ डिसिप्लिन. भाई पॉइंट बहुत सिंपल है. हेनरी फेवल इज सेइंग दैट करेक्टली. भाई मैं भी अगर किसी कंपनी का मैनेजर होता या फिर मैनेजर होता, तो मैं यही डिसिप्लिन फॉलो करता, यही प्रिंसिपल फॉलो करता. तो वो ये प्रिंसिपल के अंदर क्या बोला है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के अपने रूल्स होते हैं, हर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अपने रेगुलेशंस होते हैं. तो ईच एंड एवरी मैनेजर्स एंड एम्प्लॉय हैव टू फॉलो द रूल्स एंड रेगुलेशंस गवर्न बाय द ऑर्गेनाइजेशन. करेक्ट है ना बेटा? हर एक मैनेजर को और एम्प्लॉय को ऑर्गेनाइजेशन के बनाए हुए रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने चाहिए. करेक्ट है? इट मींस दैट आइदर इट इज द टॉप लेवल मैनेजर और आइदर इट इज द लोअर लेवल मैनेजर. मैनेजर बड़ा होने दो, टॉप लेवल का या लोअर लेवल का होने दो, however कोई भी मैनेजर होने दो, he should have to follow the rules and regulations governed by the organization. अगर if you want to become your organization successful, so this principle is a very important into the principle of management. discipline हर organization में होना है. if it is organization के अंदर discipline है, that organization will become a smooth and successful. okay, so नेक्स्ट पॉइंट अपना है द प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ कमांड. अच्छा, ये यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब क्या होता है? दैट कमांड शुड बी रिसीव्ड, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू गिव द कमांड एंड द कमांड शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर. यस, कमांड शुड बी रिसीव फ्रॉम द ओनली वन सुपीरियर. बिकॉज इफ सपोज क्या होता है, if you give the command from multiple bosses, if you give the command from the multiple bosses, एम्प्लॉय विल बी गेट कंफ्यूज. यस, मैं बताता हूँ इस पॉइंट का एक्सप्लेनेशन. क्या बोला है? जो आप कमांड एज अ मैनेजर, जैसे कि मेरे कंपनी में 4 मैनेजर है, मेरे कंपनी में एम्प्लॉय बहुत सारे, लेकिन हम लोग कितने मैनेजर है? 4. हर बार एक नया मैनेजर आएगा, नया कमांड देगा, वो चला जाएगा. दूसरा मैनेजर आएगा, कमांड देगा, वो चला जाएगा. तीसरा मैनेजर आएगा, नया कमांड देगा, चला जाएगा. चौथा मैनेजर आएगा, कमांड देगा, एम्प्लॉय को, चला जाएगा. क्या हुआ? 4 बॉसेस आके कमांड दे रहे एम्प्लॉय को, तो एम्प्लॉय बेटा कंफ्यूज ही हो जाएगा ना. सो यस एग्जैक्टली. सो व्हाट Henry Fayol is saying, command should be received from only
वन सुपीरियर। अगर 4 बॉसेस है ना तो चारों अलग अलग कमांड नहीं दे सकते, आप चारों में से डिसाइड करो कौन सा मैनेजर कमांड देगा, और कमांड शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द ओनली वन सुपीरियर। इससे क्या होगा, एम्प्लॉय कंफ्यूज नहीं होगा। अगर आप 4 मैनेजर अलग अलग कमांड्स देंगे तो बेटा एम्प्लॉय विल गेट अ कंफ्यूज। तो ये कंफ्यूजन को अवॉइड करने के लिए प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेवल्स ने बोला है दैट यूनिटी ऑफ कमांड। यूनिटी ऑफ कमांड का मतलब होता है द कमांड शुड बी रिसीव्ड फ्रॉम ओनली वन सुपीरियर टू द एम्प्लॉय, दैट अवॉइड द कंफ्यूजन। होप समझ में आया रहेगा। नाउ पॉइंट नंबर 5 अपना जाता है प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। प्रिंसिपल ऑफ यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, अच्छा ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे यूनिटी ऑफ कमांड का ना सिमिलर जाएगा, बट डायरेक्शन शुड बी, देखो डायरेक्शन शुड बी एट अ सिंगल ऑब्जेक्टिव। इसका पॉइंट का एक्सप्लेनेशन समझाता हूं। ऑर्गेनाइजेशन के कुछ गोल्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ प्लान्स होते हैं, ऑर्गेनाइजेशन के कुछ ऑब्जेक्टिव्स होते कि नहीं। सो क्या बोल रहा है प्रिंसिपल ऑफ डायरेक्शन, ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू ऑपरेट, ऑर्गेनाइजेशन शुड बी हैव टू वर्क इन अ सेम डायरेक्शन। ऑल एम्प्लॉय, जितने भी मैनेजर्स है, जितने भी ऑर्गेनाइजेशन में टॉप लेवल से बॉटम लेवल तक जितने भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैनेजर है, सारे मैनेजर्स को क्या करना चाहिए, एक ही डायरेक्शन में काम करना चाहिए। They have to work in the same direction, they have to work for a same goal, they have to work for a same plan, they have to work for a same objective। समझ में आया ना। क्या होगा, अलग अलग मैनेजर अलग अलग गोल पे काम करेगा, अलग अलग डायरेक्शन में काम करेगा, अलग अलग गाइडेंस में काम करेगा। सो क्या हो जाएगा, ऑर्गेनाइजेशन नहीं सक्सेसफुल होगा। सो सिंपल और बहुत सिंपल पॉइंट था। हेनरी फेवल इज सेइंग दैट ऑल टॉप लेवल टू बॉटम लेवल मैनेजर शुड हैव टू वर्क इन अ one direction, they have to work for a one goal, all the managers should have to work in a same direction, same plan, same objective, right? So इससे क्या होगा, organization will become a successful। अगर सारे मैनेजर्स मिलके एक ही डायरेक्शन में काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी। पॉइंट नंबर 6 के अंदर हम लोग देखते हैं द प्रिंसिपल ऑफ सबऑर्डिनेशन ऑफ इंडिविजुअल इंटरेस्ट टू द जनरल इंटरेस्ट। अच्छा ये पॉइंट बहुत लंबा है बट बहुत सिंपल है बेटा। सो मैं क्या बोलूं, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी मैनेजर्स है, टॉप लेवल मैनेजर, मिडिल लेवल मैनेजर एंड लोअर लेवल मैनेजर। सो इसका पॉइंट का मतलब क्या, हर एक मैनेजर और एम्प्लॉय को भी ऐड कर दो यार, चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। हर एक मैनेजर एंड एम्प्लॉय और सबऑर्डिनेट ने क्या करना चाहिए, दे शुड हैव टू वर्क फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, दे हैव टू वर्क फॉर अ ऑर्गेनाइजेशन इंटरेस्ट, दे हैव टू वर्क फॉर ऑर्गेनाइजेशन, दे शुड नॉट हैव टू वर्क फॉर सेल्फ इंटरेस्ट। एग्जाम्पल बताओ बेटा, अगर मैं किसी ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हूं, पार्ट हूं ऑर्गेनाइजेशन का, सो मुझे पहले क्या करना पड़ेगा, आई हैव टू थिंक अबाउट दिस ऑर्गेनाइजेशन। मुझे ये ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सोचना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के गोल के बारे में सोचना है, ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव के बारे में मुझे सोचना है। तो मेरा फर्स्ट एंड प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी अचीव। मेरा फर्स्ट गोल, प्राइमरी मोटिव क्या रहेगा, ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी अचीव। देन मेरा सेकेंडरी गोल रहेगा पर्सनल इंटरेस्ट। सो पॉइंट में बहुत सिंपल तरीके से बताया है, कोई भी मैनेजर होने दो, टॉप लेवल का होने दो या लोअर लेवल का, सबका पहला इंटरेस्ट क्या होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन गोल शुड बी अचीव, एंड पर्सनल बेनिफिट, पर्सनल इंटरेस्ट, दैट इज अ सेकेंडरी ऑब्जेक्ट एंड सेकेंडरी मोटिव। सो एज अ मैनेजर मेरा सबसे पहले गोल होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन का गोल शुड बी अचीव, एंड बाद में मेरा पर्सनल इंटरेस्ट आएगा, राइट। आई होप यू अंडरस्टूड दिस पॉइंट। पॉइंट नंबर 7 के अंदर बोला है प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन का मतलब क्या होता है बेटा, रेम्यूनरेशन का मतलब होता है यू कैन से दैट सैलरी एंड वेजेस एक्सेट्रा, राइट। सो सैलरी एंड वेजेस, तो प्रिंसिपल ऑफ रेम्यूनरेशन व्हाट इज सेइंग दैट, तो बहुत अच्छा पॉइंट है भाई, एक्सप्लेन करने में मजा आएगा। हेनरी फेवल इज सेइंग दैट कि वो आपके पास जितने भी एम्प्लॉइज है, मैनेजर्स है, उनको आपको क्या करना चाहिए, यू शुड हैव टू गिव द फेयर रेम्यूनरेशन टू योर एम्प्लॉइज, यू शुड हैव टू गिव द फेयर सैलरी टू योर एम्प्लॉय, यू शुड हैव टू गिव द फेयर वेजेस टू द एम्प्लॉय, yes, plus along with that you should have to provide the monetary and non-monetary benefits to your managers and employees. So what happens, they will work more effectively and efficiently. ये मैंने टेक्सचुअल वाला एक्सप्लेनेशन बताया, नाउ आई विल एक्सप्लेन इन फर्दर, राइट। अच्छा क्या पॉइंट में बताया, देखो ना बेटा, अगर आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो और आपसे कोई 12-12 घंटे काम करके ले और सैलरी आपको 8 घंटे के हिसाब से ही दो, आप अच्छे से काम करोगे, नहीं करोगे। फेयर सैलरी हुआ क्या बेटा, ये फेयर सैलरी हुआ, कैसे फेयर सैलरी हुआ, 8 घंटे का ड्यूटी बोला
रहा था 12 घंटे काम करके ले रहा है और 500 रुपए दे रहा है, 8 घंटे के हिसाब से जो बात हुआ था वही दे रहा है। 4 घंटे एक्स्ट्रा किया तो एक्स्ट्रा पेमेंट मिलना चाहिए ना, नहीं मिल रहा है, तो फेयर सैलरी नहीं हुआ। तो प्रिंसिपल ऑफ ये जो रेम्यूनरेशन है इसी के अंदर बोला गया है आपको अपने एम्प्लॉय को फेयर सैलरी देना चाहिए, फेयर वेजेस देना चाहिए। अगर आप 8 घंटे काम करके ले रहे हो तो 8 घंटे के हिसाब से पगार दो, 12 घंटे काम करके ले रहे हो तो 12 घंटे के हिसाब से दो। प्लस व्हाट ही एडेड इनटू दिस, यू शुड हैव टू पे योर एम्प्लॉय मॉनिटरी एंड नॉन मॉनिटरी बेनिफिट। मॉनिटरी बेनिफिट मतलब फेयर सैलरी, फेयर वेजेस, बोनस, ये सब आता है। और नॉन मॉनिटरी इंक्रीमेंट, प्रमोशंस भी आते हैं। नॉन मॉनिटरी बेनिफिट्स के अंदर क्या आता है, व्हेनेवर यू आर गिविंग टू द मेनी फैसिलिटी टू द एम्प्लॉय, जैसे कि आप कैंटीन फैसिलिटी दो, ट्रैवलिंग फैसिलिटी दो, मेडिकल फैसिलिटी दो, हेल्थ फैसिलिटी दो एम्प्लॉइज को। सो जब आपको एज ए एम्प्लॉय ये सारी फैसिलिटी ऑर्गेनाइजेशन से मिलेगी, फेयर रेम्यूनरेशन मिलेगा, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ईच एंड एवरी एम्प्लॉय विल बी वर्क एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली, और बॉटम लाइन क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम अ सक्सेसफुल। पॉइंट समझ में आया बेटा? तो इसका मतलब क्या, आप एम्प्लॉइज को, आप मैनेजर्स को क्या पे करो, सैलरी टाइम पे पे करो और फेयर पे करो। टाइमली भी देना चाहिए, बट 2-2 घंटे, बट 2-2 3-3 महीने का रुका रुका के सैलरी मत दो, टाइम पे भी दो और फेयर भी दो। और नेक्स्ट पॉइंट विच इज नोन एज द प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन। टेक्स्ट बुक में सिर्फ लिखा है प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन। पॉइंट बहुत सिंपल है, बट आई थिंक आपको पढ़ के, ये एग्जाम एक्सप्लेनेशन पढ़ के शायद नहीं समझ में आएगा, इसलिए ना ये पॉइंट जरा ध्यान से देखना बेटा। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब, डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब। प्रिंसिपल ऑफ सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर एंड अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड ऑन अ वन हैंड। सेंट्रलाइजेशन का मतलब पावर एंड अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड ऑन अ वन हैंड। एंड डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर एंड अथॉरिटी शुड बी वेस्टेड इन अ फ्यू हैंड्स। अब एक्सप्लेनेशन सुनो। सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन हिंदी में हो जाता है। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है कि नॉर्मली व्हेन यू कैन सी दैट वेयर इट इज अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, छोटा ऑर्गेनाइजेशन 10-12 एम्प्लॉय काम करते हैं, तो उसमें क्या होता है, उसमें एक ही बॉस होता है, बिजनेस एक ही जन ऑपरेट करते हैं। जैसे कि यू कैन से दैट सोल ट्रेडिंग कंसर्न, तो सोल ट्रेडिंग कंसर्न में डिसीजन लेने का पावर या फिर डिसीजन लेने का अधिकार किसको होता है, सोल ट्रेडर को होता है। तो उसमें वो लोग डिसेंट्रल, पावर सबको डिवाइड नहीं होता क्योंकि छोटा ऑर्गेनाइजेशन है। तो हेनरी फेवल व्हाट इज सेइंग, सो सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन मतलब जो पावर है, अथॉरिटी है, दैट शुड यू हैव टू अलॉट अकॉर्डिंग टू द साइज ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज स्मॉल है तो यू शुड हैव टू अप्लाई द सेंट्रलाइजेशन मेथड। और अगर ऑर्गेनाइजेशन का साइज अगर बिगर है, लार्ज है, जैसे कि जॉइंट स्टॉक कंपनी, देयर आर सो मेनी एम्प्लॉइज एंड मैनेजर्स आर वर्किंग, तो वहां पर एक जन को पावर देके पॉसिबल नहीं है, तो वहां पर आपको क्या करना चाहिए, वहां पे आपको कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, डिसेंट्रलाइजेशन का। सो डिसेंट्रलाइजेशन का उस समय क्या होता है, पावर एंड अथॉरिटी अलॉटेड टू द फ्यू हैंड्स, मेनी पीपल्स को दो, ताकि एक जन के ऊपर अथॉरिटी और रिस्पांसिबिलिटी का बर्डन ना आ जाए। सो ये सब पॉसिबल है, मतलब शॉर्टकट में अगर एक स्टेटमेंट में मुझे इस पॉइंट के बारे में दोबारा बोलना है तो मैं बताऊंगा। सेंट्रलाइजेशन का मतलब होता है पावर किसी एक हैंड के ऊपर, एक पर्सन को दो या फिर एक फ्यू हैंड्स पे दो। और डिसेंट्रलाइजेशन का मतलब क्या होता है, यू शुड हैव टू अलॉट द पावर टू द फ्यू हैंड्स, मेनी पीपल्स को, राइट। तो छोटी ऑर्गेनाइजेशन है तो यू हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला सेंट्रलाइजेशन, इफ इट इज अ लार्ज ऑर्गेनाइजेशन यू शुड हैव टू अप्लाई द फॉर्मूला ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। सो centralization and decentralization, both methods should be applied according to the size of organization. Understood? Very good. So next point बहुत crucial है, I think textual 14 प्रिंसिपल में से सबसे I think interesting point यही जाने वाला है, जो शायद समझने के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है। तो प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन बोला गया है। प्रिंसिपल ऑफ स्केलर चेन का मतलब पहले देखते हैं। हम लोग जो इंफॉर्मेशन, इफ सपोज इफ एनी ऑर्गेनाइजेशन दे आर ऑलवेज पासिंग द कम्युनिकेशन एंड इंफॉर्मेशन टू द टॉप लेवल टू बॉटम लेवल, तो हर ऑर्गेनाइजेशन का जो कम्युनिकेशन सेक्टर होता है, इंफॉर्मेशन पास करने का जो जरिया होता है वो किस तरह से होता है, तो टॉप लेवल वाला मिडिल वाले को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा, मिडिल वाला लोअर लेवल को इंफॉर्मेशन सेंड करेगा। जैसे कि नॉर्मली अगर आप देखा जाए तो organization will communication the information to the departmental head pass the information to the supervisor pass the information to the foreman, and foreman will pass the information to the worker. This is the process and channel to the passing the information. But guys, when you see that इस तरह ये जो जरिया है, डिपार्टमेंटल हेड इंफॉर्मेशन पास करेगा, कम्युनिकेट करेगा सुपरवाइजर से, सुपरवाइजर इंफॉर्मेशन पास करेगा किसको, फोरमैन को, और फोरमैन पास करेगा बाद में वर्कर को। एक बहुत ये जो प्रोसेस है ना बेटा इंफॉर्मेशन पास करने का, ये प्रोसेस है ना बेटा, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इट इज अ वेरी टाइम कंज्यूमिंग, और इट इज ओनली कॉल्ड स्केलर चेन। मतलब जो जरिया है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन करने का,
टॉप टू मिडल, मिडल टू लोअर और लोअर टू एम्प्लॉय, ये जो जरिया है इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन पास करने का, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है. दैट्स व्हाई हेनरी फेवल इज एडेड वन पॉइंट आल्सो. तो व्हेन यू पास द इंफॉर्मेशन यू शुड हैव टू द फॉलो द फॉर्मूला ऑफ इंश्योर, मतलब जो पास करने का. तो गैंग प्लान करके उन्होंने बताया था वो डायग्राम में किस तरह से आपको इंफॉर्मेशन पास करना है. सो व्हेन यू फॉलो द गैंग बैंग वाला फॉर्मूला, सो आप इंफॉर्मेशन अच्छे से पास कर सकते हो एक जरिए से दूसरे जरिए तक. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट हम लोग जाएंगे प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर. प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर का मतलब क्या होता है? एवरीथिंग शुड बी प्लेस एंड द प्लेस शुड बी एवरीथिंग. ये मतलब लिखा है टेक्स्ट बुक में, लिखा है एवरीथिंग शुड बी इन अ प्लेस एंड अ प्लेस शुड बी अ एवरीथिंग. इस पॉइंट का मतलब मैं समझाता हूं. हेनरी फेवल इज सेइंग दैट कि आप जो भी मटेरियल आप ऑर्गेनाइजेशन में आप अलॉट करते हो या रखते हो, वो कैसे होना चाहिए? एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर ऑर्डर, एवरीथिंग शुड बी इन अ प्रॉपर प्लेस, एवरी मटेरियल शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस. मतलब जैसे कि मैं बताता हूँ, मैं अपना नेचर बताता हूँ पर्सनली. मेरा नेचर क्या कहता है मालूम है? जब भी मैं कोई भी एक चीज है जैसे कि मेरे को चाहिए, मैं इधर उधर रख देता हूँ. बाद में ये मटेरियल है, ये मैं कभी भी, जैसे कि रिमोट है, मेरे को चाहिए रहता है, एसी ऑन किया, ये रिमोट इधर ड्रॉअर में रख दिया. तो कभी कभार मैं अंदर लेके जाता हूँ, किधर भी रख देता हूँ. तो ये क्या हुआ? आई हैव नॉट केप्ट इट मटेरियल एट अ प्रॉपर प्लेस, है ना. तो मुझे इससे क्या होगा? जब नेक्स्ट टाइम मुझे एसी ऑन करना रहेगा तो मैं ढूंढते रह जाएगा, तो मेरा टाइम कंज्यूम हो जाएगा, टाइम वेस्ट हो जाएगा. सो दैट्स व्हाई हेनरी फेवल इज सेइंग दैट द मटेरियल शुड बी एट अ प्रॉपर ऑर्डर, मटेरियल शुड बी एट अ प्रॉपर प्लेस. प्लस उसने और एक पॉइंट इसके ऐड किया है, व्हेनेवर यू आर कीपिंग एनी एम्प्लॉइज एंड व्हेनेवर यू आर अपॉइंटिंग एनी स्टाफ एज अ जॉब प्लेस, सो आपको राइट पर्सन को राइट जॉब पे अपॉइंट करना है. जैसे कि एग्जांपल, एज वी नो दैट, एग्जांपल बताऊंगा. अपना दोनों भी इंस्टीट्यूट चलता है, साइंस भी है, कॉमर्स भी है. तो जैसे कि आपको मालूम है, साइंस से बच्चे इंजीनियर और मेडिकल करके आते हैं और कॉमर्स से अकाउंट और फाइनेंस करके आते हैं. सो अगर मेरे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मैंने साइंस के बच्चों को, जो इंजीनियर है, उसको अकाउंट में डाला और अकाउंट वाले को मैंने टेक्निकल फील्ड में डाला, तो काम कर पाएंगे, परफॉर्म कर पाएंगे? नहीं हो जाएगा, राइट. सो मुझे क्या करना चाहिए? आई हैव टू कीप राइट पर्सन एट अ राइट जॉब. इसका मतलब होता है प्रॉपर ऑर्डर. तो प्रॉपर ऑर्डर के अंदर दो चीजें हैं. यू शुड हैव टू कीप द मटेरियल एट अ प्रॉपर प्लेस एंड यू शुड हैव टू कीप अ एम्प्लॉय एट अ प्रॉपर जॉब. तो ये दो पॉइंट इसके अंदर कंबाइन है. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. विल गो फॉर अ नेक्स्ट पॉइंट, प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. बेटा प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी बहुत पॉइंट सिंपल है मेरे अंदर. जैसे कि प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी का मतलब होता है, एज अ मैनेजर व्हाट आई हैव टू डू, एज अ मैनेजर आई हैव टू ट्रीट माय ऑल एम्प्लॉय एज इक्वल. मतलब एज अ मैनेजर आई हैव टू ट्रीट माय ऑल एम्प्लॉय एज अ इक्वल. इट मींस दैट I should not have to do the partiality between the employee. I should not have to do the bias between the employee at the time of promotion, at the time of increment, etc., and at the time of transfer, you can say, etc., etc. पॉइंट एक्सप्लेनेशन हिंदी में, इंग्लिश में बताया, हिंदी में समझो. तो जैसे कि मेरे पास है ना 4-5 एम्प्लॉय काम करते हैं, उसमें से देखो अभी 2-4 एम्प्लॉय है, राइट. तो मेरे को एक एम्प्लॉय है, 5 में से एक एम्प्लॉय पसंद नहीं है. जैसे एग्जांपल ले लो, कृषि करके एक लड़की है मेरे पास जॉब करते, मेरे को पसंद नहीं है. तो क्या होता है मालूम है क्या? मेरा क्या करेगा, बाकी एम्प्लॉय को और उसको अलग अलग ट्रीट करेगा. मैं बाकी लोगों से ज्यादा काम करके नहीं लेगा, ये कृषि से मैं ज्यादा काम करके ले लेगा, उसको ज्यादा प्रेशर दे देगा. और जब प्रमोशन का वक्त आएगा तो ये लोग, इसका परफॉर्मेंस अच्छा होने के बाद भी मैं किसी और को अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा हूँ, अच्छा प्रमोशन दे रहा हूँ, ए ग्रेड दे रहा हूँ, उसका इंक्रीमेंट कर रहा हूँ, और इसका परफॉर्मेंस होने के बाद भी मैं इसको प्रमोशन नहीं दे रहा हूँ. इसका मतलब मैंने क्या किया? मैंने गलत किया. तो मैंने क्या किया? मैंने पार्सनैलिटी किया. मैंने क्या किया? मैंने भेदभाव किया, है ना. सो किसके साथ किया? जो अच्छा परफॉर्म करता है उसके साथ भेदभाव किया. तो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर हेनरी फेवल क्या बोला है? एज अ मैनेजर यू शुड हैव टू ट्रीट योर ऑल द एम्प्लॉय इक्वली, and you should have to give the performance, you should have to give the promotion, you should have to give the increment according to their performance. You should not have to do the bias and partiality between your employee. एम्प्लॉय के साथ पार्सनैलिटी मत करो, भेदभाव मत करो, बायस मत करो. एम्प्लॉय को प्रमोशन दो, ट्रांसफर दो, इंक्रीमेंट दो, बट इंक्रीमेंट और प्रमोशन कैसे दो? उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से दो, चीट करके मत दो. समझ में आया? पार्सनैलिटी मत करो. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट. ये पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ इक्विटी. पॉइंट अपना है बेटा प्रिंसिपल ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ टेन्योर. अच्छा, टेन्योर का मतलब होता है टर्म और स्टेबिलिटी का मतलब होता है लॉन्गर टर्म. मतलब स्टेबिलिटी मतलब लॉन्गर एंड टेन्योर का मतलब टर्म. तो लॉन्गर टर्म मतलब इसका पॉइंट बहुत सिंपल हो गया बेटा. सो अकॉर्डिंग टू हेनरी फेवल, हेनरी फेवल इज सेइंग
as an organization you should have to keep your employee for a longer term. सही बोला. उसके बाद you should have to give the job security to your employee. You should have to keep your employee on a permanent basis, not on a temporary basis. आई होप यू अंडरस्टैंड. थोड़ा थोड़ा पॉइंट समझ में आ गया रहेगा आपको. अभी मैं वापस एक्सप्लेन करूंगा. तो हेनरी फेवल के हिसाब से हेनरी फेवल क्या बोल रहा है कि आप जब अपने एम्प्लॉय को अपॉइंट करते हो ना तो उनको जॉब सिक्योरिटी दो, उनको परमानेंट बेसिस पे अपॉइंट करो. यू शुड नॉट हैव टू कीप योर एम्प्लॉय ऑन अ टेम्पररी बेसिस. अच्छा क्यों क्यों सर ये सब क्यों करना चाहिए? अरे बेटा एक बात बोलो, अगर आप अपने एम्प्लॉय को टेम्पररी बेसिस पे अपॉइंट करोगे तो कौन सा एम्प्लॉय, अभी जैसे कि मुझे आप अपॉइंट करोगे, आप मालिक हो और मेरे को अपॉइंट करोगे, मेरे को बोलोगे बाबू आपको 3-4 महीने के लिए काम पे रख रहा हूं, तो आप क्या करोगे? आप क्वालिटी वर्क नहीं प्रोड्यूस करोगे, आप अच्छे से इफेक्टिवली और एफिशिएंटली काम नहीं करोगे. जब आपको पता है कि आप जिस कंपनी में जॉब कर रहे हो वहां पर परमानेंट हो, आपको जॉब सिक्योरिटी मिला है, तो आप क्या करोगे? आप अच्छे से काम करोगे. बिकॉज मुझे लॉन्ग टर्म पर काम करना है, मुझे लंबे समय तक काम करना है, तो आप डेफिनेटली अच्छे से काम करोगे ना. तो सेम बेटा हेनरी फेवल भी वही बोल रहा है कि यू शुड हैव टू कीप योर एम्प्लॉय ऑन अ परमानेंट बेसिस. यू शुड हैव टू keep your employee permanent, not on a temporary basis. आप जॉब सिक्योरिटी दो, लॉन्गर टर्म के लिए रखो, परमानेंट रखो, टेम्पररी मत रखो. तो ये पॉइंट बहुत ज्यादा सिंपल था. ठीक है. सो नेक्स्ट पॉइंट था प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. सो ऑर्गेनाइजेशन में क्या करना चाहिए? नॉर्मली ऑर्गेनाइजेशन क्या करना चाहिए? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू इंकरेज देयर एम्प्लॉय टू टेक द इनिशिएटिव. ये पॉइंट का मतलब है प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव. प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव का मतलब क्या होता है? ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव टू motivate their employee to take the initiative. जैसे कि example, they should have to participate into the management, they should come up with the new ideas, they should have to give the advice and suggestion to the management. So what will be the happen? Organization will grow, organization will become a more successful. ये point को elaborate करके मैं वापस से explain करूंगा. सो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के अंदर प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव ये बोल रहा है कि आपके अंडर में जितने भी एम्प्लॉइज है लोअर लेवल पे या फिर ग्राउंड लेवल पे, उस एम्प्लॉय को मोटिवेट करो कि ताकि वो इनिशिएटिव्स ले और दे कम अप विद द न्यू आइडियाज, दे कम अप विद देयर ओन ओपिनियन, दे कम अप विद देयर ओन व्यूज. उनके पास भी कुछ एडवाइस होते हैं तो उनको सुनो, उनको मैनेजमेंट के मीटिंग के अंदर पार्टिसिपेशन दो, उनके आइडियाज सुनो, उनको मोटिवेट करो, उनको इंकरेज करो ताकि वो एडवाइस दे, सजेशंस दे. बिकॉज दे नोज बेटर देन यू. बिकॉज ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले वो लोग हैं, आप लोग तो चेयर पे बैठे रहते हो ऑफिस में, तो उनको ज्यादा पता रहेगा ऑर्गेनाइजेशन के वीक पॉइंट और जो भी वीकनेसेस है उनको ज्यादा पता रहेगा. सो दे कैन गिव यू द मोर गुड आइडियाज, दे कैन गिव द मोर सजेशन, दे कैन गिव द मोर एडवाइस. सो पॉइंट बहुत सिंपल था. तो प्रिंसिपल ऑफ इनिशिएटिव्स के अंदर हेनरी फेवल इज सेइंग दैट यू शुड हैव टू इंकरेज, यू शुड हैव टू मोटिवेट टू योर एम्प्लॉय, they should give come up with the good ideas, they should have to take the initiative, they should have to come up with the suggestion, advice, opinion, views, etc etc. उनको जब मीटिंग होती है तो उनको बुलाओ, you should have to encourage them to participate into the manager. उनको अधिकार दो, राइट्स दो बोलने का, ताकि ऑर्गेनाइजेशन का आगे फ्यूचर अच्छा हो. राइट. और लास्ट वाला पॉइंट ये है प्रिंसिपल ऑफ स्पिरिट द कॉर्प्स. ऐसे लिखा है टेक्स्ट बुक में स्पिरिट द कॉर्प्स. स्पिरिट द कॉर्प्स का मतलब होता है ब्रैकेट में टीम स्पिरिट. यस, ब्रैकेट में लिखा है टीम स्पिरिट. इस पॉइंट को अगर आप मेरे ओन शब्दों में सुनना चाहते हो तो मैं बहुत आसान तरीके से बताता हूँ. भाई अगर ऑर्गेनाइज, सिंपल सी बात करूंगा, बाद में टेक्सचुअल का चाहिए तो मैं वो भी एक्सप्लेन करता हूँ. अगर मेरा ओपिनियन सुन लो पहले. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनना है, राइट, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन को अगर सक्सेसफुल बनना है तो भाई पहले सबसे, मेरे को लगता है ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है, सारे ऑर्गेनाइजेशन को मिलजुल के एकजुट होके काम करना पड़ेगा. ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अगर मैं एग्जांपल से बताऊं, ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट है, टॉप लेवल वाला है, मिडिल वाला है और लोअर लेवल है. लेकिन आप बात सुनो ना बेटा, जब सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट के लोग एक साथ आएंगे, एकजुट होके एज अ टीम काम करेंगे, एकजुट होके काम करेंगे, तो बेटा बोलो क्या होगा? करेक्ट सुना, वो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल होगा. और उसी को बोलते हैं टीम स्पिरिट. सारे के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, अच्छा कम्युनिकेशन होना चाहिए, सब लोग एज अ टीम काम करना चाहिए, तभी तो ऑर्गेनाइजेशन सक्सेसफुल हो जाएगी ना बेटा. तो ये जो एंड वाला जो पॉइंट बोला था, ये शायद मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये 14 में से. क्योंकि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन स्मूथ और सक्सेसफुल कभी बनती है जब उसके एम्प्लॉय एफिशिएंटली और इफेक्टिवली काम करते हैं. और जो कब काम करेंगे? जब वो एकजुट होकर काम करेंगे, अच्छा उनके अंदर कोऑर्डिनेशन है, टीम स्पिरिट है और कम्युनिकेशन अगर स्ट्रांग है, सो ऑर्गेनाइजेशन विल बिकम अ मोर सक्सेसफुल. सो
ये मैंने आज की लेक्चर्स के अंदर में आप वीडियोस के अंदर मैंने आपको सारे मस्त से हेनरी फेवल के 14 प्रिंसिपल सुनाए। आपने शायद होपफुली सारा वीडियो पूरा ध्यान से देखा रहेगा। सो अगर आपको फिर भी अगर कुछ पॉइंट्स के अंदर दिक्कत है, नहीं समझ में आया रहेगा, तो प्लीज राइट मी ऑन अ कमेंट बॉक्स, आई विल गिव यू द एक्सप्लेनेशन ऑन द सेम। और प्लस मेरा नंबर तो व्हाट्सएप पे है ही आपके पास, तो अगर कुछ तकलीफ रहेगी तो मुझे व्हाट्सएप भी कर सकते हो। बट एनीवेज, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, स्टे ट्यून्ड।